हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कृषि वैली। इस वीडियो में हम एक्सटेंशन एजुकेशन चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट से। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट इसमें हमको कवर करना है। उसके बाद दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट से। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट करा था यूपी सरकार ने, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करा था अक्टूबर 1948 में, साल याद रखना। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि नाम है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, तो ये स्टार्ट हुआ था इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेवा, ठीक है, एक प्लेस है वहाँ पे इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको स्टार्ट करा था। लेकिन किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्बर्ट मेयर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। इटावा पायलट प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट ने अक्टूबर 1948 में शुरू करा था अल्बर्ट मेयर की लीडरशिप के अंडर इन द डिस्ट्रिक्ट इटावा। और इनिशियली 64 विलेजेस थे, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ये गांव कहाँ के थे, क्योंकि इटावा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है, तो इटावा डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही जो 64 विलेजेस हैं वहीं पे स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब होता है कि हम इसको पायलट कहते हैं, क्योंकि पहले इटावा पायलट प्रोजेक्ट में जो पायलट नाम आ रहा है ना, ये पायलट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, पायलट का मतलब होता है डूइंग अ थिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। जब हम कोई चीज़ पर्टिकुलर एरिया में करते हैं, दैट इज रिफर्ड एज पायलट। अब क्योंकि इटावा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ है और इटावा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के ही गांव को सिलेक्ट करा है, यानी पर्टिकुलर एरिया में ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमने पायलट नाम दिया। इसके अलावा इसको एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है वो नॉर्मल कंडीशन रहती हैं, दैट इज व्हाट इज ऑल्सो रिफर्ड एज एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान। ओके, पॉइंट नंबर 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बताया गया है कि जब इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1948 में, अक्टूबर 1948 में, तो उसको सक्सेस बहुत मिलने लगा था। इतना सक्सेस मिलने लगा कि लोगों ने डिमांड कर एक और काम शुरू करा जाए। तो कह सकते हैं कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए, सक्सेस के बाद CDP स्टार्ट हो गया था। CDP क्या है? CDP स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और वी कैन से देयरफॉर इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज द फोर रनर ऑफ द CDP। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद ही CDP स्टार्ट हो रहा था, इसलिए इसको फोर रनर ऑफ CDP भी कहा जाता है। 6th पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जो VLW होते हैं, VLW कौन होते हैं? विलेज लेवल वर्कर्स। वो वर्कर्स जो विलेज के लेवल पे काम करते हैं विलेज को डेवलपमेंट करने के लिए, उनको बोलते हैं VLW। आज की डेट में हम VLW टर्म नहीं सुनते, आज की डेट में हम एक टर्म सुनते हैं, दैट इज़ VDO। आपको पता होगा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं वीडियो को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो VDO का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। आज के डेट में हम वीडियो शब्द यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम पे वीडियो शब्द कुछ नहीं था। वीडियो की जगह पे जो शब्द हम यूज़ कर रहे थे वो होता था हमारा VLW, विलेज लेवल वर्कर। तो होता क्या था, जो विलेज लेवल वर्कर्स थे वो इनके लिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट में काम करते थे, और उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था कि कोई भी डेवलपमेंट काम कैसे करना है। तो वी कैन से दैट ये एक मल्टीपर्पज़ कॉन्सेप्ट था, जिसमें VLWs भी काम करते थे और आउटकम भी बोल सकते हैं, यानी इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जो आउटकम निकल कर आता था वो VLW ही होते थे, ठीक है। VLW इज़ द आउटकम ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो पहला पूछ सकते हैं कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर 1948 में, आज़ादी के बाद स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो फोर रनर माना जाता है वो किसको माना जाता है? CDP को माना जाता है। और जो इसका आउटकम निकल कर आता है वो किसको माना जाता है? VLW, विलेज लेवल वर्कर्स को माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने देखा था कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जो फोर रनर था, या फिर हम कह सकते हैं कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जो सक्सेस हो रहा था उसके बाद कौन सा प्रोग्राम शुरू हो रहा था? CDP। तो अब हमको CDP के बारे में पढ़ना है। CDP stands for Community Development Program. In short, it is called CDP. CDP क्या होता है? तो पहला पॉइंट ज़रूरी नहीं है, पहले पॉइंट में सिंपल बताया कि CDP को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम CD मेथड, CD प्रोसेस, CD प्रोग्राम, ये सब बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो CDP फॉर्मुलेशन हो रहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका था? वो था ग्रो मोर फूड कैंपेन का, ठीक है। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ तो 15 पायलट प्रोजेक्ट्स के अंदर आते थे, और ये 1952 में शुरू हुआ था। लेकिन अप्रोप्रिएट आपको याद करना होगा, एकदम
सटीक आपको याद करना है तो आपको डेट याद करनी होगी पूरी इसकी 2 अक्टूबर 1952। तो याद रखना जो CDP है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं CDP। तो CDP शुरू हुआ था गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1952 में शुरुआत इसकी हो चुकी थी। ठीक है, इसको जो इंडिया ने स्टार्ट करा था, ये किसके साथ स्टार्ट करा था, हमारी जो कंट्री थी उसने USA के साथ इंडो USA एग्रीमेंट साइन करा था 3 साल के लिए, तब जाके CDP जो था शुरू हो पाया था। ठीक है, याद रखना CDP के बारे में। 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत हुई थी इसकी, और हमारी कंट्री ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन करा था 3 साल के लिए, इंडो USA के साथ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो CDP का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहाँ से आया है, वो USA से ही आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रोजेक्ट कितने विलेजेस को कवर करता है, कितनी पॉपुलेशन है, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद वाला पॉइंट भी इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि इसका आउटलेट में कुछ हम विलेजेस रखते हैं, कुछ विलेजेस इसमें देखते हैं और विलेज में रहने वाले लोग की पॉपुलेशन कैसी हो। ठीक है, बाद में क्या हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनने लग गए थे। ठीक है, आगे चल के अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनने लगे थे। 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में जो था ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था, प्रोग्राम जो बढ़ गया था। ठीक है, और हर एक जो ब्लॉक होता था उस ब्लॉक के अंदर क्या होता, हर एक ब्लॉक में विलेजेस होते थे। क्या होते थे, विलेजेस होते थे, वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन लोगों की कैसी रहती है, सब बताया गया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो कि हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक्स को डिवाइड कर दिया गया था डिफरेंट ग्रुप्स में, 5 या 10 के विलेजेस के ग्रुप में इनको हमने डिवाइड करा था। और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते थे वो डेवलपमेंट जो भी करते थे, ठीक है, विकास करने का जो काम होता था वो करता था, कौन करता था, मल्टीपर्पज़ VLW। ठीक है, VLW को हम मल्टीपर्पज़ बोल रहे थे, अभी हमने इटावा पायलट प्रोजेक्ट में इनके बारे में पढ़ा। VLW स्टैंड्स फॉर विलेज लेवल वर्कर। ईच ब्लॉक देयर 15 VLWs, हर एक गांव में 15 VLWs को रखा जाता था। और आज की डेट में हम इसको VLWs को क्या कहते हैं, VDO बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। मैंने अभी आपको पीछे बता दिया था VDO। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ज़रूरी है कि इसका बेसिक कंसेप्ट कहाँ से आया था, तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि हमारी कंट्री ने 3 साल का एग्रीमेंट साइन करा था इंडो USA के साथ। और हम कह सकते हैं इन शॉर्ट जो CDP है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट आया है वो कहाँ से आया है, वो आया है USA से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs में तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा NES, दैट इज़ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, ये ठीक इसके अगले साल आ गया था। जैसे CDP के बारे में हमने क्या देखा था, जो CDP है ये कब आया था, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन आया था 1952 में। ठीक है, और ये जो NES है, NES यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये भी कब आया था, ठीक इसके अगले साल यानी 2 अक्टूबर तारीख है, और 1952 की जगह अगले साल यानी 1953 कर देना है हमको। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। NES के बारे में देखो तो NES कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हो गया था 2 अक्टूबर 1953 में। अंडर CDP इंटेंसिव डेवलपमेंट वर्क हैज़ बीन रिक्वायर्ड इन ऑल फील्ड्स बट स्कीम ऑफ NES। ठीक है, ये जो NES की स्कीम है, यहाँ पे क्या होता है, इट वॉज प्रोवाइड essential basic staff and small fund for the people for the development works और essentially for सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो सेल्फ SHGs होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि लोग अपना एक अलग से ग्रुप बना के कुछ काम स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर टाइप्स का काम शुरू कर देते हैं। तो NES क्या करते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप में क्या करते हैं, स्टाफ को मेंटेन रखते हैं। वी कैन से जो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, HR होते हैं, उनको उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर HR हो या प्रॉपर स्टाफ को मेंटेन रखते हैं। साथ में कुछ स्मॉल फंड्स की अगर ज़रूरत होती है, छोटा मोटा पैसे से रिलेटेड लेन देन या फंड की अगर उनको ज़रूरत होती है, वो प्रोवाइड करने का काम NES करते हैं। NES में भी क्या होता है, NES ब्लॉक्स बने होते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर भी अगेन विलेजेस होते हैं, विलेज में कुछ पॉपुलेशन होती है लोगों की, उनके लिए ये NES जो होते हैं वर्क करते हैं। लेटर ऑन NES ब्लॉक वॉज कन्वर्टेड इनटू CD ब्लॉक। बाद में जो NES ब्लॉक था ये बदल गया कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो बजट था वो भी बढ़ा दिया गया। पहले क्या था, लोगों को जो लोग होते थे उनको स्टाफ दिया जाता था और स्मॉल फंड दिया जाता था। लेकिन जब से NES ब्लॉक कन्वर्ट हो गया CD ब्लॉक में यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में, तो यहाँ पे क्या था, जो बजट था वो बढ़ गया, इंसेंटिव्स जो थे वो बढ़ गए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो थी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आने लगी थी। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट क्या कह रहा है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता।
नाम बहुत ज़रूरी है। ये नाम जो है पंचायती राज सिस्टम को शुरुआत करने के लिए ही बहुत फेमस है। बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज में बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो जो बलवंत राय मेहता थे, इनकी चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। 1957 का वो टाइम था जब एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट ये कमेटी का नाम था। तो इन्होंने ये कमेटी बनाई क्यों थी? इस कमेटी का मेन काम ये था कि जो भी CDP है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी हमने पढ़ा था CDP को थोड़ा रिवाइज करना था, यानी वी कैन से इसको में थोड़े से चेंजेस या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना था। तो ये काम कौन करता? तो ये काम करने के लिए कमेटी तैयार गई थी। मतलब कमेटी का नाम है, उस कमेटी जो थी दैट इज़ कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट। और ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता ने बनाई थी 1957 में। फिर इस कमेटी ने जब अच्छे से CDP को रिवाइज कर लिया तो ये इसका इफेक्टिव हुई 1 अप्रैल 1958, यानी अगले साल इफेक्ट हो गई थी। और ठीक इसके अगले साल की अगर हम बात करें 1958 के ठीक अगले साल 1959 में पंचायती राज जो था वो स्टैब्लिश होने लगा था, ठीक है। तो ये ज़रूरी था NES में पढ़ना, ठीक है। और फिर क्या कहता है, 6 पॉइंट कहता है कि ब्लॉक इज़ द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्लानिंग और डेवलपमेंट की जो बेसिक इकाई होती है, यूनिट, हम उसको ब्लॉक कहते हैं। इंटायर कंट्री जो था, हमारी पूरी की पूरी इंडिया जो थी वो CDP के अंदर आ गई थी इन द ईयर 1963 में, ठीक है। तो NES में भी CDP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पहले हमने NES पढ़ा, लेकिन बाद में जो NES ब्लॉक थे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर तब्दील हो गए थे, और इसलिए अब जो NES है वो भी एक तरह का CDP में ही इंक्लूड होने लगा था। और CDP हमारी पूरी कंट्री में कब आ गया था? 1963 में ऑल ओवर इंडिया फैल चुका था। तो ये इम्पॉर्टेंट था। ये बलवंत राय वाला पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं पंचायती राज में। पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट कहाँ हुआ था इंडिया में? ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था राजस्थान, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर प्लेस है वहाँ पे, और आंध्र प्रदेश में 1959 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था बलवंत राय मेहता ने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी फॉर द प्लान प्रोजेक्ट, 1957 में कमेटी बनाई थी, और कमेटी ने CDP को थोड़ा रिवाइज करा था। 1 अप्रैल 1958 में रिवाइज कर लिया था, और 58 में रिवाइज करने के बाद 1959 में जो था पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश हो गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। द होल स्टेट ऑफ राजस्थान विल कवर बाय द फर्स्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। देन इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज में 3 टियर सिस्टम होता है। स्टेट लेवल होता है, देन ब्लॉक लेवल होता है, ना आफ्टर दैट लास्ट होता है हमारा विलेज पंचायत का, विलेज लेवल में जो क्या होती है हमारी विलेज पंचायत वगैरह आती हैं। तो जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें विलेज पंचायत जो है सबसे लोवेस्ट यूनिट मानी जाती है, सबसे निचली यूनिट जो है, सबसे लोअर मोस्ट है, वो है हमारी विलेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जनरल बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? ग्राम सभा की बनी होती है। द एंटायर इलेक्टोरेट ऑफ पंचायत कंस्टिट्यूट बाय द ग्राम पंचायत। यहाँ पे भी जो मतलब कहने का मतलब है जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो सब ग्राम सभा का काम होता है, वो सब ग्राम सभा देखती है, ठीक है। तो पंचायती राज में डेट याद रखना और स्टेट याद रखना। सबसे पहले कौन से स्टेट में लागू हुआ था? राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में 1959 में। नेक्स्ट आता है हमारा IRDP। IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट तरीके से। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलजुल के करना, ठीक है। तो ये एक नॉन प्लान प्रोग्राम था जो कि IRDP जो था किसके अंदर आता था? ये हमारे 5 ईयर प्लान्स के अंदर आता था, ठीक है। आपको पता होगा 1951 से ही, ठीक है, जो 1951 का जो टाइम था वहाँ से 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट होने लगे थे। 5 ईयर प्लान, FYP जिनको बोलते हैं शॉर्ट। तो जैसे 1950 से 51 में चला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इस तरह से 5 ईयर प्लान्स होते हैं। तो ये जो IRDP है 5 ईयर प्लान का ही एक हिस्सा था। इसका जो मेन काम ये था कि ये क्या करता था? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। जो IRDP है उनकी फैमिलीज़ का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने का इसका मेन एम था, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था, ये भी गांधी जयंती के दिन स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1980 में स्टार्ट हुआ था। और किस 5 ईयर प्लान के अंदर शामिल होता है? 6 5 ईयर प्लान।
तो जो 6th 5 ईयर प्लान है उसके अंदर ये शामिल है IRDP। अब IRDP का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इंटीग्रेट यानी इसमें क्या चीज़ थी? इसमें 5 चीज़ों का इंटीग्रेशन हुआ था। रिमेंबर, जिसमें कितनी चीज़ इंटीग्रेट थी? 5 चीज़ें आपस में मिलकर काम कर रहे थे। 5 चीज़ कौन कौन सी हैं? दैट इज SFDA, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, DPAP दैट इज डॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इनकी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। दैन ऑपरेशन फ्लड 2। ऑपरेशन फ्लड 2 को आप बहुत ही हाईलाइट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड 2 सेकेंड जो है इसमें 3 स्टेजेस हैं। ऑपरेशन फ्लड की 3 स्टेजेस हैं, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन ये जो ये IRDP है इसने जो सेकंड स्टेज है उसको इंक्लूड कर रखा है। तो आपसे यहाँ से MCQ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि IRDP के अंदर जो 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनमें से कौन सा प्रोग्राम उसके अंदर नहीं है पूछा जा सकता है। और आपको ऑप्शंस में ऑपरेशन फ्लड सेकंड भी दिया है, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट भी दिया होगा। तो अगर आपको पता होगा कि कौन से प्रोग्राम इसमें आते हैं तभी आप गैस कर पाओगे। तो याद रखना है यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड सेकंड इसके अंदर इंक्लूड होता है। ऑपरेशन फ्लड सेकंड जो है डील करता है डेवलपमेंट ऑफ डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी एक्सेट्रा। और ये स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन फ्लड 2 गुजरात एंड हरियाणा में। इसके अलावा NREP दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, MNP मिनिमम नीड प्रोग्राम, ये 5 का इंटीग्रेशन हुआ था, तभी इसका नाम है इंटीग्रेटेड। साहब याद, इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़ना। तो ये 5 प्रोग्राम्स जो थे ये आपस में इंटीग्रेट होकर जुड़ के काम करते थे IRDP के अंदर। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन फ्लड जो प्रोग्राम था ये 3 स्टेजेस में थे, ऑपरेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम था ना, यहाँ पे कोई डेयरी का कोई रोल नहीं था। जैसे हमने पढ़ा था वर्गीस क्यूरिन, फादर ऑफ जो इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं, मिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मिल्क से रिलेटेड उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क करा है। तो उसमें ही हमने ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ा था। तो ऑपरेशन फ्लड 3 स्टेजेस में आता था। फर्स्ट स्टेज में डेयरी का कोई रोल नहीं था, फर्स्ट जो था वो सिर्फ एग्रीकल्चर और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए था। लेकिन जो सेकेंड वाला था वहाँ पे डेयरी को इंक्लूड करा, डेयरी के साथ पोल्ट्री, पिगरी भी रखा गया। लेकिन जो ऑपरेशन फ्लड थर्ड स्टेज में आया था वो मेनली पर्टिकुलर डेयरी के लिए था और पर्टिकुलरली सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करा था। मिल्क कहाँ से आएगा? कैटल से, तो उसमें कैटल केयर को भी इंक्लूड करा। 2 चीज़ थी यहाँ पे। ओवरऑल डेयरी सेक्टर पे इसका फोकस था, कह सकते हैं डेयरी में ही इसका फोकस था, डेयरी में मिल्क और किस तरह से कैटल की केयर करनी है। ठीक है, तो 3 स्टेजेस हैं। और जो अगर हम पूछा जाए कि जो हमने पढ़ा था IRDP यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था हमारा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इस प्रोग्राम के अंदर कौन सा ऑपरेशन फ्लड इंक्लूड करा था? दैट इज ऑपरेशन फ्लड सेकंड। फर्स्ट नहीं था, थर्ड भी नहीं था, सिर्फ सेकंड को यहाँ पे शामिल करा गया था। सेकंड शामिल करा था ऑपरेशन फ्लड सेकंड। इसके अलावा 4 और थे, टोटल 5 प्रोजेक्ट्स मिलके यहाँ पे IRDP के अंदर वर्क करते थे। तो ये हमारा IRDP हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइसम। ट्राइसम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइसम में फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी। ट्राइसम की फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1979। 6th 5 ईयर प्लान के अंदर ही शामिल था। ठीक है, IRDP जो था, अभी हमने IRDP के बारे में देखा। IRDP जो था, IRDP स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1980 में। ठीक है, वो 1980 में स्टार्ट हुआ था। वो भी 6th 5 ईयर प्लान के अंदर आता है। 6th 5 ईयर प्लान के अंदर शामिल हुआ था। और ट्राइसम जो है 1979 का है, ये भी 6th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था। ट्राइसम का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये था कि करके सीखो। नॉलेज जो आएगी वो कैसा है, करने से आएगी, नॉलेज बाय डूइंग या फिर लर्निंग बाय डूइंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता था। और साथ में जो ट्राइसम प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, यूथ को क्या देनी है? ट्रेनिंग देनी है। तो इन्होंने इस चीज़ पे फोकस करा कि हम यूथ जो हैं उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे, उनको बेसिकली टेक्निकल स्किल्स देंगे। ठीक है, उनको क्या देंगे? टेक्निकल स्किल्स देंगे। किस एज तक ग्रुप को ये स्किल ज़रूरी है? यानी भी कह सकते हैं कि ट्राइसम स्कीम जो चल रही थी उसमें जो टेक्निकल स्किल्स देने थे वो कितनी एज तक के लोग के देने थे? 18 से 35 ईयर्स तक के एज के लोगों को प्रोवाइड करना था। ठीक है, ट्राइसम का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 1949 में स्टार्ट हुआ था।
टेक्निकल स्किल्स जो देते हैं प्रोवाइड करते हैं विद द एज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35। नेक्स्ट अब आता है हमारा यंग फार्मर्स एसोसिएशन। अब ये जो यंग फार्मर एसोसिएशन की स्कीम है ना, ये हमारी इंडिया ने कहीं से देखा देखी करी थी। कहाँ से देखा देखी करी थी? अमेरिका, यूएसए से। होता क्या था कि यूएसए में जो यूथ लोग थे वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए या फिर एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए अपने एक ग्रुप बनाते थे। उनका एक क्लब था 4H क्लब। 4H में 4H का मतलब क्या होता है? 4H यानी 4H, जिसका मतलब क्या होता है? हार्ट, हेड, हैंड, हेल्थ। ये कंसेप्ट दिया था AB ग्राम ने, याद रखना है। 4H का मतलब क्या होता है? AB ग्राम ने समझाया था। 4H का मतलब होता है हार्ट, हेड, हैंड, हेल्थ। ठीक है, तो ये 4 जो H थे ये स्टार्ट हुआ था अमेरिका में, यानी 4H क्लब चला था अमेरिका में। 1900 की बात है, बहुत पुरानी बात है, 1900 में स्टार्ट हुआ था। तो इन्हीं की देखा देखी इसी पे, ठीक है, यूएसए का जो ये 4H क्लब है इसी की देखा देखी इंडिया में क्या हुआ था कि यंग फार्मर एसोसिएशन स्टार्ट हो गया था। और इसको स्टार्ट करा था PS देशमुख ने इन द ईयर 1956 में। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ यूएसए में 4H क्लब स्टार्ट हो गया था 1900 में AB ग्राहम के द्वारा, और इंडिया में कब जाके शुरू हुआ था। इसकी देखा देखी हमारे इंडिया में PS देशमुख ने 1956 में भी एक ऐसे मिलता जुलता प्रोग्राम शुरू करा था जिसका नाम था यंग फार्मर्स एसोसिएशन। और ये जो PS देशमुख थे इन्होंने इसके ऊपर एक मैगजीन भी लिखी, अपना जो भी काम था उन्होंने उसके ऊपर एक मैगजीन तैयार करी, इसका नाम था रूरल यूथ। इनकी मैगजीन से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सबसे पहले तो ऐसे बन सकता है कि PS देशमुख ने ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से कौन सी मैगजीन इनके द्वारा पब्लिश करी गई है, या फिर PS देशमुख ने कौन सी मैगजीन पब्लिश करी है। दो शब्द की नाम है रूरल यूथ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के ऑप्शंस आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से रट लीजिए कि रूरल यूथ मैगजीन जो है PS देशमुख ने पब्लिश करी थी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये जो प्रोग्राम था ये भारत सरकार ने स्टार्ट करा था इन द ईयर 1999, या फिर इसकी पूरी डेट अगर आपको याद रखनी है 1 अप्रैल 1999 से लेकर 2000 के बीच का टाइम जो पीरियड था, वहाँ पे ये इस प्रोग्राम जो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको शॉर्ट में SGSY बोलते हैं, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। इसका मेन एम क्या था? इसका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि हमको क्या करनी है, पॉवर्टी को हटाना है, गरीबी को हटाना है। तो गरीबी को हटाने के लिए इन्होंने क्या करा था, जो BPL होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर इन्होंने बहुत फोकस करा कि उनको किस तरह से उनकी इनकम को बढ़ाना है। ठीक है, इनका मेन काम क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। जो BPL वाले लोग हैं उनको इस तरह से ट्रेन कर देना है, इस तरह से उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग दे देनी है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें और अपनी इनकम बढ़ा सकें, और BPL यानी जो जो पॉवर्टी है उसको एलिवेशन कर सकें, उसको रिमूव कर सकें इंडिया से। अब ये जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना थी, इस योजना ने काफ़ी चीज़ों को रिप्लेस करा है। रिप्लेस यानी इसको हटाया है। कौन कौन सी चीज़ों को हटाया है? इसने हटाया IRDP, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो खुद 5 चीज़ों से मिलके इसमें खुद 5 प्रोग्राम्स का सहारा ले रखा था। ठीक है, अभी हमने 5 के नाम पढ़े जिसमें ऑपरेशन फ्लड सेकंड आ रहा था, तो IRDP को रिप्लेस करा। ट्राइसम जो अभी हमने पढ़ा था, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आया था 1979 में, इसको रिप्लेस करा। ड्वैकरा क्या था? डेवलपमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर रूरल एरियाज। सीतरा मतलब होता है सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट्स फॉर रूरल आर्टिसंस। ठीक है, और गंगा वेलफेयर प्लान और मिशन वेल स्कीम, इन सारी चीज़ों को इसने रिप्लेस करा है। IRDP, ट्राइसम, ड्वाकरा, सीतरा एंड गंगा वेलफेयर प्लान एंड मिलियन वेल स्कीम, इतने प्रोग्राम्स को रिप्लेस करके हमारा जो ये स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है ये आया था, रिप्लेस करके आया था। इसके बाद यहाँ पे जो मेन होता था कि यहाँ पे जो बेनिफिशरीज होते थे, यानी जिनको फ़ायदा पहुँचाना है, उन बेनिफिशरीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता था। अनलाइक इन अर्लियर प्रोग्राम्स, जैसे दूसरे प्रोग्राम्स में तो सिलेक्शन बहुत अजीब तरीके से होता था, लेकिन ये जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना था, इसमें मेन जो एम्फेसिस दिया जाता था वो किसको जाता था, किस चीज़ को देता था एम्फेसिस? सिलेक्टिंग अ की एक्टिविटी। हमको एक ऐसी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है
और एक्टिविटी कैसे कराते थे, एक्टिविटी क्लस्टर होते थे यहाँ पे। एक्टिविटी क्लस्टर का मतलब है कि एक एक्टिविटी होगी जिसमें बहुत सारे लोग, सिर्फ एक अकेला इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे लोग ग्रुप में इन्वॉल्व होंगे। इस तरह की एक्टिविटी यानी एक्टिविटी क्लस्टर पे इसका फोकस था कि उन चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए, एम्फेसाइज करा जाए। अंडर विच बेनिफिशरीज आर सिलेक्टेड, जिसमें फिर क्या होगी, एक क्लस्टर एक्टिविटी होगी, बहुत सारे एक्टिविटी होगी जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे जाके क्या होंगे, बेनिफिशरीज आएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि इनको क्या सा एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देन रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टिंग ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स विल कंटिन्यू। और इसके लिए उन्होंने क्या करा, ये वैसे जो BPL वाले लोग होते थे वो उनके हैबिटेट में, जहाँ पे उनका एरिया था, जहाँ पे माना जाता है कि हाँ यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, वहाँ पे उनके एरिया में जाके वहाँ पे उन लोगों को सिलेक्ट करते थे कि कौन किसको ये काम असिस्ट करा जाए, कौन इस काम को कर सकता है। जो एक्टिविटी क्लस्टर में जो भी काम होते थे उनको करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए कौन से लोग चाहिए, उनको असिस्ट करते थे BPL के लोगों के आसपास जाके। ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज टू एम कवरिंग द ग्रुप ऑफ बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये आपने ऐसे चीज़ देखा होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं कि वो एक तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ग्रुप में अपना कोई नया वेंचर को स्टैब्लिश करने की सोचते हैं। ठीक है, मेन जो काम था उनका इन्हीं पे था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी इस काम में, उन एक्टिविटी क्लस्टर के काम में लिया जाए। इसका जो मेन फिलॉसफी थी वो ये था कि एजप्शन दैट द केयरफुली सिलेक्टेड वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी का चयन करा जाए जो बहुत ज़्यादा वायबल हो, सुटेबल हो, लोग उसमें काम करने के लिए इच्छुक हों, उसको प्रमोट करने का काम ये लोग करते थे। और उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे अगर हम कोई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, जैसे अगर हम वुमेंस की बात करें तो एक बिलो BPL के लेवल पे जो वुमेंस होती हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, या फिर जैसे फूड प्रोसेसिंग में, जैसे नॉर्मली अपने घर में अचार पापड़ बनाने वाला जो बिज़नेस होता है, तो ये मेनली जो होते हैं इनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह की क्रेडिट फैसिलिटी होगी, वो सब ध्यान रखता था SGSY। BPL households who are assisted to take part in such activity are then expected to drive substantial increment income and cross their poverty line। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, BPL वाले के एरिया में जाते थे, वहाँ पे उनके घर से उनको सिलेक्ट करते थे कि हाँ आप एक एक्टिविटी क्लस्टर में काम कर सकते हो। इसकी वजह से आप उनका सस्टेनेबल इंक्रीमेंट होता था इनकम में, उनको वो अपनी जो गरीबी रेखा है उसको पार करके आ सकते थे। वी कैन से दैट, इस तरह से हम इसमें जो है इनका जो मोटिव था कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करा जाए। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन इस तरह से वो करते थे। Thus the emphasis is on identifying and developing sectors of economic activity and district block which can be when suitably developed to lift up the large numbers of people। मतलब कहने का इन शॉर्ट मतलब यही है कि ये लोग क्या करते थे, BPL को बढ़ावा देना चाहते थे ताकि वो एक एक्टिविटी ज्वाइन करें और उनकी जो BPL है यानी जो पॉवर्टी है उसको लिफ्ट आउट कर दें, उसको लिफ्ट करके जो BPL को है, जो BPL यानी गरीबी रेखा है उसको लिफ्ट आउट करें, यानी उससे ऊपर उठ जाए, तो गरीबी रेखा को ख़त्म कर दें। ये इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद तो यहाँ पे इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिविटी क्लस्टर होते थे वहाँ पे किस तरह के एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर सकते हैं, किस तरह का एक्टिविटी क्लस्टर वो क्रिएट करेंगे, वो प्लान करते थे। उस एक्टिविटी को प्लान करने के बाद वो देखते थे कि किस तरह से लोग वहाँ पे आएंगे, जो BPL वाले लोग हैं वो ज्वाइन करेंगे, उनको किस तरह से उनकी ट्रेनिंग करनी है, किस तरह से प्रोग्राम्स उनके लिए अरेंज करने हैं। यहाँ पे इनको एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी दिए जाते थे कि किस तरह से वो नई चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, और वो क्रिएट करने के बाद वो चीज़ का उनको क्या फ़ायदा मिलता है, वो जो चीज़ होती है प्रॉपर तरीके से मार्केट में जाती थी। ठीक है, प्रॉपर मार्केट उनको प्रोवाइड करा जाता था, उनको उनकी जो भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं प्रॉपर मार्केट में जाती थी। मार्केट के थ्रू उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि जो भी उन्होंने वर्क करा है उसका प्रॉपर इनकम उनको मिले जनरेट होके, और इनके जो प्रोडक्ट थे वो दूर दूर मार्केट में भी जाते थे और ये भी कैन से एक्सपोर्ट भी होते थे। इवन फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी इनके लिए अपॉर्चुनिटी होती थी कि फॉरेन कंट्रीज़ में अपना जो माल होता है उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। To make marketing for the distance market, it is feasible, it is necessary aims to educate volume of the production, which means large number of small procedures equipped to produce high volume of goods and services। इसका मतलब ये है कि अगर हमको दूर दूर तक मार्केट में चीज़ों को भेजना है तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि एक स्मॉल
नंबर का ग्रुप बना जाए, एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप बनाया जाए, और ताकि वो लार्ज हाई वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, गुड्स या सर्विसेज को डिफरेंट मार्केट्स में सेल आउट कर सकें। तो इस तरह से जो काम होता है, दैट इज़ वाई एक्टिविटी क्लस्टर अप्रोच इज़ एडॉप्टेड। यहाँ पे एक्टिविटी क्लस्टर अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता था कि स्वरोजगारी शुड बी एबल टू क्रॉस द पॉवर्टी लाइन विद इन 3 years। 3 साल में वो पॉवर्टी लाइन को ख़त्म करने की सोचते थे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था इनका, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, याद रखना। इन्होंने एक अपनी डेडलाइन बनाई थी कि विद इन 3 years इनको क्या करनी है, पॉवर्टी को हटाना है। और ये एंटिसिपेट भी करते थे, यानी मिनिमम इनकी जो नेट इनकम प्रोवाइड करते थे वो 2000 थे। इनका टारगेट था कि 30% BPL फैमिलीज़ जो है इनको कवर करनी है नेक्स्ट 5 year प्लान के अंदर। यानी जो 5 year प्लान 1919 से लेकर 2004 तक का जो 5 year प्लान है, उसके दौरान इनको 30% BPL फैमिलीज़ कवर करनी है। यानी 30% BPL फैमिली ऐसी कवर करनी है इनको, ताकि ये उनका जो पॉवर्टी है वो हटा सकें। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन IRDP एंड SGSY। IRDP और SGSY में क्या अंतर था? ठीक है, दोनों ही प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट हैं। तो अंतर क्या था? तो पहले तो आप इनको जो बेसिक हमने जो फुल फॉर्म्स पढ़ी हैं वो भी आपको अंतर, एक तरह का डिफरेंस में आप लिख सकते हो। यहाँ पे तो डिफरेंस में नहीं है, लेकिन आप इनकी फुल फॉर्म को भी डिफरेंस में मेंशन कर सकते हो। जैसे IRDP की हम बात करें तो दैट इज़ का फुल फॉर्म क्या था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1980 में। फिर ये जो है SGSY दैट इज़ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1999 में। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंस के वो क्या हैं? IRDP जो प्रोग्राम था, यहाँ पे जो क्रेडिट सब्सिडी थी वो चलती थी, यानी जो मतलब क्रेडिट कम सब्सिडी प्रोग्राम कह सकते हैं इसको। यहाँ पे सब्सिडी के बेस पे ये चलता था, लेकिन ये एक तरह का लेकिन जो SGSY है एक तरह का हॉलिस्टिक प्रोग्राम था। ये सारी जो एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के एस्पेक्ट्स होते हैं, सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करता था। IRDP एडिशनल इनकम जनरेशन फॉर BPL फैमिलीज, ये एक तरह की एडिशनल इनकम जनरेट करता था। लेकिन जो SGSY है ये क्या करता था, माइक्रो इंटरप्राइज को डेवलप करता था, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलप करता था, ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने का मोटिव था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि नो टाइम फ्रेम फॉर द असेसमेंट ऑफ BPL फैमिली टू क्रॉस द पॉवर्टी लाइन। IRDP के अंदर कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं था, लेकिन SGSY के अंदर प्रॉपर टाइम था कि 3 साल के अंदर उनको पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, और 30% इन्होंने BPL फैमिलीज कवर कर लेनी है नेक्स्ट 5 year प्लान में, ऐसा भी इनका टारगेट था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा IRDP। IRDP में क्या है, नो एस्टिमेट रिगार्डिंग द कवरेज ऑफ टारगेट ग्रुप। इन्होंने अपना टारगेट कवरेज करने के लिए कोई ऐसा फिक्स्ड वो नहीं था, उनके में कोई एस्टिमेट नहीं था। लेकिन जो SGSY था, उनका क्या था कि 30% यानी 30% तक BPL फैमिलीज को उनको कवर कर लेना है नेक्स्ट 5 year प्लान में। उसके बाद 5th पॉइंट है डिस्पर्स एक्टिविटी होती थी। इनकी एक्टिविटी जो थी IRDP की कोई फिक्स नहीं थी, डिस्पर्स रहती थी, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी क्लस्टर होते थे। क्या होते थे, एक्टिविटी क्लस्टर होते थे, जिसपे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप आके कुछ ना कुछ काम करके इनकम जनरेट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट्स, ग्रुप गिवन मैक्सिमम ऑफ 25 कवरेज। यहाँ पे 25% कवरेज जो थी ग्रुप्स में करी जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो मेन फोकस रहता था वो कहता था फोकस ऑन ग्रुप अप्रोच। ग्रुप अप्रोच में ही इनका मेन फोकस रहता था, क्योंकि एक्टिविटी क्लस्टर है ना, तो क्लस्टर में एक्टिविटी करनी तो ग्रुप अप्रोच पे इनका मेन फोकस रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है IRDP में क्या होता कि प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज इज़ बाय ग्राम सभा। ये ग्राम सभा के अंदर का काम होता था कि बेनिफिशरीज को सिलेक्ट करना है तो ग्राम सभा करेगी। लेकिन जो हमारा SGSY मेथड होता है, यानी ये वाली जो दूसरी वाली स्कीम थी, यहाँ पे जो मेथड था कि बेनिफिशरी को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, वो लोग बेनिफिशरीज के हैबिटेशन में यानी कि घर घर जाके विजिट करते थे, और वहाँ पे विजिट करने के बाद यही सिलेक्ट करते थे कि किसको सिलेक्ट करना है एज अ बेनिफिशरी। तो 3 मेंबर का ग्रुप होता था जो कि उनके हैबिटेशन में, उनके घर में जाके ये सर्वे करता था। IRDP में क्या है, नो स्पेसिफिक रोल ऑफ पंचायत का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे SYSG में पंचायत का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्या है पंचायत का रोल? सबसे पहले पंचायत क्या करती है, जो भी स्वरोजगार होते हैं उनकी फैमिली को सिलेक्ट करना, ये सब देखना, फिर उनको मॉनिटर करना, उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना कि वो मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है वो किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकवर कर पा रहे हैं। उसके बाद इनकी जो एक्टिविटी क्लस्टर है, एक्टिविटी क्लस्टर को मैनेज करते थे पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या करते थे, दे लुक आफ्टर द एक्टिविटी क्लस्टर। तो यहाँ पे वी कैन से यहाँ पे IRDP में पंचायत का रोल नहीं है, लेकिन SYSG में पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है 9th पॉइंट इज लिंकेज बिटवीन ग्रुप अंडर नॉट स्ट्रॉन्ग लिंकेज। मतलब जो IRDP है ना, IRDP ने दूसरे प्रोग्राम्स के संग, जैसे ड्वैक्रा हो गया, ट्राइसैम हो गया, IRDP का कोई स्ट्रॉन्ग लिंकेज यहाँ पे नहीं था। लेकिन SGSY के अंडर यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह का हॉलिस्टिक प्रोग्राम है, तो ये ऑल ओवर द ग्रुप को टारगेट करता है, पर्टिकुलरली BPL के ग्रुप को टारगेट करता है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर लिंक रहता है। नेक्स्ट इज नो प्रोविजन फॉर टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। ठीक है, IRDP में जो लोग काम करते हैं उनको प्रॉपर कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं की जाती, उनका कोई मार्केट नहीं होता, जो भी वो सामान बना रहे हैं उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है। जबकि SGSY में क्या होता है, प्रॉपर लिंकेज रहती है मार्केट की। ठीक है, हमने अभी देखा था डिस्टेंट मार्केट में उनका सामान जाता है, इवन एक्सपोर्ट भी हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर ग्रुप। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, IRDP में कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे SGSY में प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी जाती है। 10,000 पर मंथ, मतलब 10,000 वो अर्न करते हैं जब भी उनका कोई चीज़ जो है मार्केट में पहुँच जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है नॉट लास्ट अभी और है, डिड नॉट इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक रोल फॉर NGOs। यहाँ पे NGOs जो होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका रोल नहीं है। और SYSG में NGOs जो होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका रोल भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सामान की प्रॉपर मार्केटिंग, स्किल्स प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए NGOs का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक रोल मोस्टली कन्फाइंड टू द सैंक्शन ऑफ लोन्स। IRDP जो होता है ना, IRDP एक तो पहली बात वो बैंक लोन्स इतना ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करते IRDP, लेकिन फिर भी अगर प्रोवाइड करते हैं बैंक फैसिलिटी, वो सिर्फ लोन सैंक्शन करने तक की सीमित रहती है। लेकिन जो हमारा SGSY है, वहाँ पे बैंक की जो फैसिलिटी वो है वो हर एक एस्पेक्ट को कवर करती हैं। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके लिए, और भी कोई फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी हर एक चीज़ के लिए बैंक की जो फैसिलिटी है वो पाई जाती है। IRDP में क्या होता है, नो मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ बेनिफिशरीज ने क्या प्रोग्रेस करी, इसको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो स्वरोजगार होते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है। प्रॉपर मॉनिटरिंग कौन करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग अभी हमने पढ़ा था पंचायत करती हैं। पंचायत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पंचायत इसलिए होती है कि वो बेनिफिशरीज की मॉनिटरिंग कर सके। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिकवरी ऑफ द लोन नॉट गिवन ड्यू टू वेटेज। यहाँ पे जो लोन की रिकवरी है वो वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पे वेटेज के अकॉर्डिंग दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि रिकवरी कैन बी मॉनिटर, रिकवरी को मॉनिटर करते हैं और स्पेसिफिक प्रोविजंस रहती है कि किस तरह से रिकवरी को वो लोग ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो प्रोग्राम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये स्टार्ट तो हो गया था सितंबर 2005। ठीक है, तो सितंबर 2005 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया, यानी फोर्स या इफेक्ट में कब आया था, 2 फरवरी 2006 में आया था। ये मेनली किसके लिए था, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, यानी जो रूरल एरियाज़ होते हैं, इन शॉर्ट वहाँ पे वेजेस प्रोवाइड करना, जो मजदूर होते हैं उनको 100 डेज गारंटी अनस्किल्ड वेजेस को प्रोवाइड करना इनका मेन फोकस रहता था। इट प्रोवाइड अ लीगल राइट फॉर गारंटी एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पॉपुलेशन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बेसिकली क्या करते थे, उनको गारंटी एम्प्लॉयमेंट देने का कहते थे, यानी इनको एक लीगल राइट रखते थे ये कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इनको गारंटी एम्प्लॉयमेंट करेंगे, यानी इनको रोज़गार देंगे, एम्प्लॉयमेंट उनको करेंगे। यहाँ पे 2 स्कीम्स और देखी गई इसके अंदर, SGRY मतलब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एंड NFWP, इसका मतलब होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इन दोनों को भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया था।
नरेगा में क्या था, इट कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विद इन द 5 ईयर्स। 5 साल में इन्होंने हमारी जो कंट्री है उसकी सारी डिस्ट्रिक्ट को ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। इनका मेन जो फोकस रहता था किस पे था कि प्रॉपर वर्क हो, डेवलपमेंट हो, फूड फ्लड कंट्रोल, प्रोटेक्शन, ठीक है, दैन रूरल कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑल वेदर रोड्स। इनका मेन काम इन सब चीज़ों पे रहता था कि सड़क का निर्माण करना है, डेवलपमेंट करना है, कुछ वर्क करना है। दैन पंचायत का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। पंचायत क्या करती है, जो एनजी नरेगा है उसमें उसके अंडर जो पंचायत होती है वो प्लान करती है, इम्प्लीमेंट करती है, मॉनिटर करती है ऑफ द एक्ट थ्रू द प्रिपरेशन एंड पर्सपेक्टिव प्लान, अप्रूवल ऑफ शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स, एक्सुडेशन ऑफ वर्क एटलीस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ 50% टर्म्स ऑफ कॉस्ट। यानी जो पंचायत का यहाँ पे रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वर्क को प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और मॉनिटरिंग का काम भी यहाँ पे पंचायत करती है कि मॉनिटरिंग में क्या होता है कि कितना सक्सेस हो रहा है, उसको अप्रूव करना कि सक्सेस लास्ट ईयर से इस साल कैसा रहा, इन सबको काम देखने का काम पंचायत में होता है। और द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे जो 1/3 पॉपुलेशन होती है बेनिफिशरीज की, दे आर फॉर ओनली फॉर वुमेन। तो 1/3 1/3 हिस्सा जो बेनिफिशरीज होती हैं वहाँ पे वुमेंस का रहता है। तो ये था नरेगा के बारे में, जो कि सितंबर 2005 में आके इफेक्टिव हुआ था 2 फरवरी 2006 में। तो यहाँ पे 100 डेज वेजेस प्रोवाइड करने का ही जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव वो रहता है। अब आता है एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में काउंट होती हैं। तो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ जो है, तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक तरह का स्टेट सब्जेक्ट के अंदर कवर होता है। इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उनके एग्रीकल्चर से सिमिलर डिपार्टमेंट्स, वो सब आपस में कोलैबोरेट करते हैं एंड दे कोलैबोरेट विद द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। तो जितने भी हमारे स्टेट में हमारे राज्य के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ उनके संग कोलैबोरेट करते हैं। करंट एक्सटेंशन सर्विसेज इंक्लूड, जो करंट अभी हाल ही में चल रही जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं कि अभी करंट में कौन कौन सी एक्सटेंशन सर्विसेज चल रही हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 है आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एक जो करंट में हम पढ़ रहे हैं, अभी करंट में कौन कौन सी एक्सटेंशन सर्विसेज चालू हैं, वो है आत्मा। देन पीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा ऑगमेंटेशन ऑफ मास मीडिया सपोर्ट एंड ऑपरेशन ऑफ किसान कॉल सेंटर, KCC, जो किसान कॉल सेंटर है, ये अभी हाल ही में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जो एक्सटेंशन के थ्रू करंटली बहुत ज़्यादा वाइबल हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अभी नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा।